हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर को हमें प्रॉपर तरीके से समझना है तो उसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा। एक हिस्ट्री है वियतनाम की। जैसे हमें पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और अपनी कॉलोनीज वगैरह स्टैब्लिश करी थी, वैसे ही सिमिलर लाइंस में वियतनाम में फ्रेंच कॉलोनीज रही हैं। तो उसका एक टाइम पीरियड रहा है 1858 टू 1954 तक वियतनाम जो है फ्रेंच कॉलोनीज रही हैं यहाँ पर, मतलब फ्रेंच का रूल रहा है, फ्रेंच कॉलोनी। पहली चीज तो ये है। बस बीच में एक टाइम पीरियड ऐसा था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 हमारा था 1939 से 45। इस बीच जापान की जो फोर्सेस थी 1945 में, मार्च 1945 से लेकर अगस्त 1945 तक वियतनाम को ऑक्यूपाई कर लिया था जापान ने। क्योंकि जापान, हमें पता है, वर्ल्ड वॉर 2 में इंपीरियलिज्म मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करना चाह रहा था आसपास के एरियाज का। उसने चाइना के ऊपर भी कब्जा किया था, वियतनाम के ऊपर भी, यहाँ तक कि लाओस, कंबोडिया। हमें पता है कि जापानीज फोर्सेस जो हैं वो इंडिया के बॉर्डर तक पहुंच चुकी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में। तो वियतनाम के ऊपर ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है 1945, वियतनाम के ऊपर कब्जा किया हुआ था जापानीज फोर्सेस ने। मतलब इन 6 पीरियड में फ्रेंच कॉलोनीज जो हैं ये वापस हो ली थी क्योंकि जापान का अटैक हो गया था। अब क्योंकि जापान में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा नागासाकी में एटॉमिक बॉम्ब गिरा था। उसके बाद जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर लिया था और जापानीज फोर्सेस वापस आ गई थी और फिर से एक वैक्यूम क्रिएट हो गया था वियतनाम में। तो फिर क्या हुआ कि फ्रेंच जो कॉलोनी थी, फ्रेंच कॉलोनीज वो वापस आ गई सितंबर में, अगले महीने ही। 1954 तक फ्रेंच कॉलोनीज जो है वियतनाम के ऊपर रूल करती हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक वियतनाम की हिस्ट्री है कि 1954 तक फ्रेंच कॉलोनीज वहां पर रहती है। बस बीच में 5-6 महीने का टाइम पीरियड रहता है वर्ल्ड वॉर 2 में, जब जापान ने सरेंडर करा था उससे जस्ट पहले की बात है। 5-6 महीने जापानीज फोर्सेस का कब्जा रहा। अब 1954 में फ्रेंच कॉलोनीज ने डिसाइड करा वियतनाम को छोड़ने का, क्योंकि हमें पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डीकोलोनाइजेशन हो रहा था दुनिया में अलग अलग। जैसे 1947 में ब्रिटिश फोर्सेस भी जो है इंडिया को छोड़कर चली गई थी। तो फ्रेंच फोर्सेस ने 1954, इसी टाइम पे फ्रेंच फोर्सेस ने इंडिया में जो पुडुचेरी, जिसको पहले पौंडीचेरी कहा जाता था, वहां पर फ्रेंच फोर्सेस थी, फ्रेंच कॉलोनीज थी। 1954 में फ्रेंच फोर्सेस इंडिया को भी छोड़ के गई थी, पुडुचेरी खासकर जो फ्रेंच कॉलोनीज थी। तो यहां से वो छोड़ के चले गए। अब वियतनाम में एक पावर वैक्यूम क्रिएट होना था, वैक्यूम। अब वियतनाम को कैसे हैंडल किया जाएगा, तो 1954 में ही एक जनरल कन्वेंशन होता है, जनरल कन्वेंशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर। और उस समय हमें पता है कि कोल्ड वॉर भी चल रहा था। इसका एक वीडियो भी हमने बनाया है जो आप देख सकते हैं हमारे ही चैनल में सर्च करके, कोल्ड वॉर के ऊपर, ठीक है। ब्रीफ में थोड़ा सा हमने डिस्कस करा है कि कोल्ड वॉर में क्या क्या स्ट्रगल होता रहा इनके बीच में, ठीक है। तो कोल्ड वॉर भी चल रहा था इनके बीच में। तो इन दोनों ने डिसाइड करा, एक जनरल कन्वेंशन हुआ कि आधा वियतनाम तो यूएस के कंट्रोल में रहेगा और आधा वियतनाम यूएसएसआर के कंट्रोल में रहेगा। तो वियतनाम की अगर मैं ऐसा बाउंड्री बनाऊं तो एक 17th पैरेलल, जिसे हम बोलेंगे 17th पैरेलल, वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया, ठीक है। एक तो नॉर्थ वियतनाम और दूसरा साउथ वियतनाम। जो नॉर्थ वियतनाम था वो यूएसएसआर के कंट्रोल में और जो साउथ वियतनाम था वो यूएस के कंट्रोल में रहा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने एक जनरल कन्वेंशन में वियतनाम के 2 टुकड़े कर दिए, अमेरिका ने और यूएसएसआर ने, ठीक है। अब यहां से स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है क्योंकि नॉर्थ वियतनाम जो था, यहां पर एक पॉपुलर लीडर थे, हो चिन मिन, और एक दूसरे लीडर थे गो डिन डीन, ठीक है। तो एक दूसरे लीडर थे गो डिन डीन। तो नॉर्थ कोरिया के पॉपुलर लीडर हो चिन मिन और गो डिन डीन, साउथ कोरिया के लीडर। अच्छा, इन दोनों ने जब वियतनाम के टुकड़े करे तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? इनका ऑब्जेक्टिव, इनका कहना था कि हम वियतनाम में रूल करने के लिए नहीं आए, हम वियतनाम में प्रॉपर इलेक्शंस करवाएंगे हम दोनों,
और फिर वियतनाम को वियतनामीज को सौंप कर यहां वियतनाम को खाली करके चले जाएंगे। ठीक है, इनका ऑब्जेक्टिव ये था यूएस और यूएसएसआर का। ठीक है, तो यहां पर पॉपुलर लीडर हो चिन मिन और ये लीडर्स थे, इनको इसको यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, इस लीडर को यूएस सपोर्ट कर रहा था। ये ज्यादा पॉपुलर लीडर थे। इन्होंने नॉर्थ वियतनाम में अपनी काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, डेवलपमेंट वगैरह करे, वेलफेयर मेजर्स लिए, तो ये वियतनाम में काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए। नॉर्थ वियतनाम में तो पॉपुलर थे ही, साउथ वियतनाम में भी पॉपुलर होने लगे क्योंकि इकोनॉमिक लाइफ्स लोगों की थोड़ा इंप्रूव होने लगी थी। यहां पर कंपैरेटिवली गो डिन लीम वीक लीडर थे, वो ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी। तो इन्होंने एक नेशनल लिबरेशन फ्रंट भी बनाया, हो चिन मिन ने नॉर्थ वियतनाम में, नेशनल लिबरेशन फ्रंट, नेशनल लिबरेशन फ्रंट। अब ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट क्या था, इन्होंने वर्ल्ड कम्युनिटी से अपील करी कि देखो ऐसा है कि हमें नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम को यूनाइट करना है। हमारे देश के दो टुकड़े हो रखे हैं, तो ये इसको हमें यूनाइट करना एक ऑब्जेक्टिव है और वर्ल्ड लीडर से हम अपील करते हैं कि हमें हेल्प करें यूनाइट करने में। ठीक है, अब यहां पर यूएस की टेंशन स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वियतनाम वॉर को हम मानते हैं 1955 से स्टार्ट होकर 1975 के बीच में। ठीक है, तो यहां पर जब वर्ल्ड लीडर से अपील कर रहे थे हो चिन मिन, और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी थे और स्ट्रांग नेता भी थे, अमेरिका को टेंशन हो जाती है कि भाई उसके हाथ से साउथ वियतनाम निकल जाएगा और यूएसएसआर के कंट्रोल में ये सारी चीजें आ जाएंगी। और उस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था यूएस यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, और उस समय यूएस की टेंशन बढ़ती जा रही थी क्योंकि आसपास डोमिनो इफेक्ट होता जा रहा था। आसपास की जो कंट्रीज थी वो सारे यूएसएसआर की एलाइज बनती जा रही थी। चाइना हो गया, कोरिया हो गया। ठीक है, ये हम ईस्ट एशिया की तरफ देखें तो ये यूएसएसआर के एलाइज बनते जा रहे थे। तो यूएस के लिए टेंशन थी। यूएस को अगर मिडिल ईस्ट या एशिया में अगर एंटर करना था तो उसके पास आखिरी किला, इस तरफ से आखिरी किला बचा था कि वियतनाम हाथ से ना निकले, और उसके लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार था कि वियतनाम हाथ से ना निकले। तो अब नेशनल लिबरेशन फ्रंट हो चिन मिन ने बनाया कि वियतनाम को आजादी दिलवानी है अमेरिका से, और एंटी यूएस सेंटिमेंट्स पैदा करने स्टार्ट करे। अमेरिका के खिलाफ लोगों को भड़काना स्टार्ट करा वहां के लोगों ने, या जो लीडर्स है हो चिन मिन के फॉलोअर्स वगैरह ने। ठीक है, तो अब अमेरिका ने क्या करा, 1955 के अराउंड अगर हम बात करें, कुछ हजार सैनिक ही अमेरिका के यहां पर थे साउथ वियतनाम में। 1000 सैनिकों से 1968 तक अराउंड 5.4 लाख अमेरिकन सोल्जर्स वियतनाम में पहुंच चुके थे। सोचो, अमेरिका अपने लगभग 5.5 लाख सोल्जर्स को एक ही कंट्री में भेज देता है कि ये तो किसी भी हालत में हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मतलब अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार था कि वियतनाम हाथ से नहीं निकलना चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कुछ हो जाए। तो अमेरिका ने पूरी ताकत लगा दी थी कि अपने 5.54 लाख सोल्जर्स को साउथ वियतनाम में भेज दिया कि वो हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अब ये जो वियतनाम वॉर होती है पूरे 1975 तक होती है, और जो अमेरिकन फोर्सेस थी और नेशनल लिबरेशन फ्रंट वियतनामीज, उनके बीच में वॉर होती है। ये डायरेक्ट वॉर नहीं थी, गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक वगैरह होती है, कई चीजें होती हैं। और 1975 में मोस्ट डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड यूएस वाज डिफीटेड बाय मोस्ट बैकवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड वियतनाम। अमेरिका को वियतनाम हरा देता है। वियतनाम बहुत बैकवर्ड कंट्री थी और अमेरिका सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री माना जाता था। ठीक है, तो अमेरिका की हेजीमनी में सबसे बड़ा ब्लॉट यही रहा है कि अमेरिका वियतनाम वॉर हारा है। अमेरिका कहीं भी वॉर वगैरह हुई है तो अमेरिका नॉर्मली एक पावरफुल कंट्री है, आज की डेट में देखें तो सबसे सुपर पावर कंट्री है। और उस टाइम में अमेरिका का वियतनाम वॉर हार जाना अमेरिका के लिए बहुत खराब माना गया। ठीक है, और अमेरिका के वॉर हारने के पीछे रीजन क्या था, वियतनाम इतना बैकवर्ड कंट्री है तो उसके पीछे एक तो रीजन ये था, हो चिन मिन एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे, नेशनल लिबरेशन फ्रंट को वियतनाम के लोगों ने सपोर्ट करा, एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स वियतनाम में थे। उसके अलावा अमेरिका सप्लाईज को कट नहीं कर पाया। सप्लाईज को मतलब फूड ग्रेन्स वगैरह, फ्यूल, वेपन्स वगैरह उनके पास पहुंचते रहे। चाइना सपोर्ट कर रहा था, यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था, सप्लाईज को कट नहीं कर पाया अमेरिका वहां पर। ठीक है, ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से अमेरिका वियतनाम वॉर हार गया 1975 में। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।